नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख लगभग तय मानी जा रही है। विधायक को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इंतजार। शुक्रवार शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुधवार देर रात सीएम निवास पर बैठक हुई। सीएम भजनलाल और सीपी जोशी के बीच लंबी जो है वो मंत्रणा चली है। बैठक के बीच में सीएमआर में 3 घंटे लंबी बैठक ये चली है। विजया राठकर और राजेंद्र राठौर भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। विस्तार की तारीख को लेकर के भी चर्चा की गई और इसके साथ सभी नेताओं ने एक साथ डिनर किया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी ये है क्योंकि समय काफी बीतता जा रहा है और विधायकों को अब ये जो लंबा इंतजार है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल देर रात विधायकों के साथ मंत्रणा चली है, बैठक हुई है और जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि लगभग तारीख जो है तय हो जाएगी, सियासी गलियारों में निकलकर सामने आएगी। राजस्थान को नया कप्तान तो मिल गया, लेकिन टीम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई तारीखों के बीच लोग बुधवार का दिन तय मानकर चल रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मंत्रिमंडल में हो रही देरी को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं पहले की 2 लिस्ट में युवाओं और जातिगत समीकरणों पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार अनुभव को ही पहली गारंटी माना गया है। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में विशेष रणनीति अपना रही है। पहले जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के चलते तीसरी बार लिस्ट फाइनल हुई। इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो वसुंधरा खेमे या जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको जगह दी जाए। इस तरीके से 3 चरणों में जो मंत्रिमंडल का गठन और पोर्टफोलियो का वितरण अटक रहा है। यही कारण है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता उनकी राय स्वीकार कर ली है और जो 90% बिल्कुल यंग फ्रेश मंत्रिमंडल आ रहा था वो अब रुक गया है। अब मिश्रण होगा, इसमें वरिष्ठ भी होंगे और कनिष्ठ भी होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रियों की तीसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल में देरी का मुख्य कारण दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करना। पहले 3 चरणों में होना था मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन अब एक ही चरण में होगा गठन। यंग कैबिनेट की जगह वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सभी को इंतजार करने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस तरह के चेहरे होंगे सर कैबिनेट में, कोशिश कैसी है आप लोग? जी जल्दी इसकी सूचना भी मिलेगी और चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने पहले कहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पार्टी की ओर से कैबिनेट को विस्तार पूर्वक गठन करने का विचार कर रही है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंप दी गई है, जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोशन, नवनिर्वाचित विधायकों को जहां इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का, तो राजस्थान की जनता को भी बेसब्री से इंतजार है कि जिनको उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके विधायक बनाया है उनको आखिर कौन सा पद दिया जाएगा। पेच कहां फंसा है? पल्लवी, देखिए, जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो खबरें हैं वो अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अंतिम दौर के अंदर है। संभवतः कल और जो परसों 2 दिन के अंदर जो राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कल देर रात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बीच में करीब 3 घंटे तक मुलाकात यहां पर चली। राजेंद्र राठौड़ यहां पर आए, जो केंद्र से पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व से जिस मंत्रिमंडल की लिस्ट के ऊपर मुहर लग चुकी है, अब उसका कहीं ना कहीं विस्तार और जो मंत्री जो है एक विधायक मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे।
राजभवन में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। संभवतः जो कल यहां पर जो खबरें आ रही है कि जो शुक्रवार और जो शनिवार का दिन है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि तारीख और जो समय है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। पूरे प्रदेशवासियों की जो निगाहें राजस्थान के मंत्रिमंडल के ऊपर टिकी हुई है। देखिए काफी लंबा जो वक्त हो गया है, कई बार जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तारीख में जो बदलाव किया गया, अब कल जिस तरीके से जो चर्चा हुई है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो होना तय है। पल्लवी, मंत्री बनने का विधायकों को बेसब्री से इंतजार है। कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, आप बता रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक में, कौन कौन मौजूद था, ये भी बताइएगा। देखिए कल जो सीपी जोशी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो ओटीएस स्थित जो अस्थायी निवास है, यहां पर सीपी जोशी पहुंचे और उन्होंने यहां पर मुलाकात यहां पर करी। जो पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर कहा जा सकता है कि विस्तार से चर्चा हुई। देखिए 3 घंटे तक जब बैठक होती है, जब मीटिंग होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान में अभी जो सबसे जो हॉट मुद्दा है वो मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल के मुद्दे के ऊपर यहां पर विस्तार से यहां पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि तारीख और जो समय है उसको लेकर चर्चा की गई। इस पूरे मामले के अंदर यहीं से केंद्रीय नेतृत्व को सूचित किया गया कि इस तरीके की जो तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे राजभवन को लेकर हो या फिर कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तो कुल मिलाकर अब जो इंतजार है तो वो इंतजार है केवल और केवल समय का। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की कल बैठक के बाद में जो खबरें निकल कर आई, और वो शुभ घड़ी का इंतजार लोगों को है, वो आएगी कब रोशन, ये भी बताइए, कितना और इंतजार? जी देखिए, शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो जो राजनीति से जो जुड़े हुए पंडित हैं उनका ये कहना है कि 30 दिसंबर को पुख्य नक्षत्र है। ऐसे में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है 30 दिसंबर को हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही है कि राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनकी ओर से ये भी प्रस्ताव दिया गया है, अगर मंजूरी मिलती है राजभवन की ओर से तो 29 दिसंबर को भी ये जो शपथ ग्रहण जो समारोह है वो हो सकता है। यानी दोनों दिन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी है। बताया जा रहा है कि जीएडी डिपार्टमेंट को महज 4 घंटों का समय दिया गया है। जैसे ही समय का ऐलान होगा, तारीख का ऐलान होगा, उसके 4 घंटों के भीतर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो मुकर्रर कर ली जाएगी। देखिए राजभवन पूरी तरीके से सज चुका है, टेंट वहां पर लग चुका है, कुर्सियां लग चुकी, हमने तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई है। 2 दिन पहले ही जो कैटरिंग की यहां पर जो व्यवस्था है, इंतजाम सारे हैं, देखना होगा कि तारीख कौन सी आती है। बहुत शुक्रिया रोशन। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की। प्रदेश की गरीब महिला परिवारों को मुख्यमंत्री भजनलाल की बड़ी सौगात मिली। उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड महिला परिवारों को नए साल से गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर सस्ता मिलने लगेगा। तो नए साल में सस्ते गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे, यानी कि बीजेपी ने जो चुनावी घोषणाएं की थी उनको अब लागू करने की शुरुआत हो चुकी है। एक तोहफा महिलाओं को यह मिलता हुआ नजर आएगा। उज्ज्वला एवं अन्य परिवार की महिलाओं को नव वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा भेंट की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आज मैं आपके बीच में ये पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी। नए साल में भजन सरकार राजस्थान वासियों को कई तोहफे दे सकती है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद जल्द ही लोगों को सस्ता पेट्रोल भी मिल सकता है। इसके लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों की समीक्षा जल्द कर सकती है।
नए साल में भजन सरकार राजस्थान वासियों को कई तोहफे दे सकती है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद में जल्द ही लोगों को सस्ता पेट्रोल भी मिल सकता है। इसके लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों की समीक्षा जल्द कर सकती है। घरेलू सिलेंडर के बाद सस्ता होते पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार। सरकार 5 रुपए तक घटा सकती है वैट। नए साल में प्रदेश वासियों को महंगाई से राहत मिलने वाली है। सिलेंडर की कीमतें घटाने के बाद में भजनलाल सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा सकती है। सरकार जल्द ही तेल के बढ़ती दामों की समीक्षा भी करेगी, जिसमें वैट के दाम 5 रुपए तक कम करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और हर रैली में वादा किया था राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी और महंगाई से लोगों को राहत दिलाई जाएगी। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे कम कर रही है, लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के हर वादे को पूरा करने के लिए भजन सरकार तत्परता से काम कर रही है और इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए वैट दरों को भी कम करने पर जल्द ही फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आग लगा रखी है। पूरे देश के अंदर वेट जो है वो राजस्थान में ज्यादा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जनवरी से प्रदेश के उज्ज्वला योजना धारकों और बीपीएल धारकों को 450 रुपए में प्रति महीना सिलेंडर देने की घोषणा की है। अब ऐसे में पेट्रोल और जो डीजल के जो दाम है उनके ऊपर भी राज्य सरकार विचार करने में जुटी हुई है। समीक्षा के बाद में राजस्थान में पेट्रोल और जो डीजल के ऊपर जो वेट है वो कहीं ना कहीं कम किए जाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। ईआरसीपी परियोजना को पूरा करना राजस्थान के लिए एक चुनौती है। बीजेपी सरकार में शुरू हुई परियोजना को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, लेकिन पिछले 7 साल में राजस्थान में तीसरा सीएम मिल गया, लेकिन कम 10% भी पूरा नहीं हुआ है काम। लेकिन अब एक नई उम्मीद जगी है। राजस्थान और एमपी के बीच सहमति बन गई है। कैसे होगा ईआरसीपी का काम पूरा और क्या है नई सरकार का नया मॉडल, रिपोर्ट में देखिए आप। ईआरसीपी का शोर तो आपने चुनाव में खूब सुना होगा, लेकिन इस बार लग रहा है कि पूरी राजस्थान का यह सपना सच होने वाला है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने जनता से ईआरसीपी को लेकर जो वादा किया था वो अब पूरा करने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए ईआरसीपी को लेकर केंद्र ने अब नई योजना बनाई है। ईआरसीपी को अब राष्ट्रीय परियोजना बनाने की तैयारी है। इस नए मॉडल के तहत ईआरसीपी को अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में शामिल करके आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस मॉडल से ईआरसीपी को एक तरह से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा। कांग्रेस ने और पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी पर बहुत राजनीति की, जनता को गुमराह किया। आपने देखा होगा भारत सरकार ने दोनों राज्यों के अधिकारियों से बात करके ईआरसीपी को आगे बढ़ाने के लिए और जनता को कैसे पेयजल की सुविधा हो सके, सिंचाई की सुविधा हो सके, उन 13 जिलों में और जो शेष जो जहाँ उसको बढ़ा सकते हैं उस पर सारा विचार विमर्श किया है। इस नए मॉडल की पुष्टि खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। इसी को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट एमओयू पर राजस्थान
और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अब दोनों राज्य के सीएम आपस में बैठक कर फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद ईआरसीपी को लेकर फाइनल एमओयू साइन होगा, जिसके बाद परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से राजस्थान वासियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता के सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए ईआरसीपी परियोजना जल्द मूर्त रूप लेती नजर आएगी। नदी जोड़ो प्रोजेक्ट शामिल होने के बाद इसका 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ का है। राज्य सरकार को केवल 10% पैसा ही देना होगा, जो 4500 करोड़ रुपए बनता है। ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। वहीं ईआरसीपी में 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है। ईआरसीपी पर कांग्रेस राज में करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें नवनेरा बैराज 904 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसका 85% काम पूरा हो चुका है। ईसरदा बांध का काम 75% पूरा हो गया है। 13 जिलों में इस प्रोजेक्ट के तहत छोटे बांध बनाए जाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। साथ ही ईआरसीपी परियोजना पूरी नहीं करने पर आंदोलन की बात कही है। ईआरसीपी के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने अधिकारियों को बुला करके और उस पर विचार विमर्श किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब लीपापोती का काम है और केंद्र सरकार इस योजना को लागू नहीं करना चाहती। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला करके और 50% डिपेंडेबिलिटी पर इसको स्वीकृत करे, तब जा करके सिंचाई और पेयजल के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। वहीं ईआरसीपी के जरिए बीजेपी पूरी राजस्थान में सियासी जमीन और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब सियासी वार पलटवार होता रहा है। ईआरसीपी वाले 13 जिलों में 83 विधानसभा 9 लोकसभा सीट आती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में 9 लोकसभा सीटों को साधने की तैयारी है। फिलहाल ये सभी 9 सीटें बीजेपी के पास ही हैं। हालांकि इस परियोजना की शुरुआत वसुंधरा राजे सरकार के दौरान 2016 में हुई थी, जिसके बाद से लगातार इस परियोजना पर सियासत होती रही। 2017 में इसकी डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई, लेकिन 2018 में सरकार बदल गई। गहलोत सरकार ने इस परियोजना के लिए अलग से बजट भी निकाला था, लेकिन एक बार राजस्थान में सरकार बदली है और परियोजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आ गई है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एमओयू साइन भी करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। भारत पाक सीमा के निकट शाहगढ़ इलाके में बछिया छोर के आगे एरिया में बीएसएफ जैसलमेर सेक्टर साउथ डाबला की बटालियन के अलर्ट। बीएसएफ के जवानों के द्वारा एक शिकारी पाकिस्तानी ट्रेंड फाल्कन बाज को पकड़ा गया, जो सीमा पार से उड़कर आया है। हालांकि बाज पर किसी प्रकार का ट्रांसमीटर एंटीना नहीं लगा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके उड़ान के दौरान वे कहीं गिर गए होंगे। फिलहाल बाज को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। उधर सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ के सजग जवानों की जब बाज पर नजर पड़ी तो उन्होंने इसे योजनाबद्ध तरीके से धर दबोचा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये वही बाज हो जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा है। बताया जा रहा है बीएसएफ के जवानों ने जब इसे पकड़ा तो इस पर किसी तरीके का एंटीना या फिर कोई अन्य डिवाइस जो थी वो नहीं लगी थी। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि जब बाज उड़ान भर रहा होगा या फिर सीमा पार से इधर की तरफ आया तो उस दौरान वो ट्रांसमीटर या एंटीना या फिर जो भी डिवाइस पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई होगी वो गिर गई होगी। हालांकि अब इसे पकड़ लिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। बॉर्डर से, भारत पाक बॉर्डर से बताया जा रहा है कि इस बाज को पकड़ा गया है, जो आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। फाल्कन बाज को बीएसएफ के जवानों ने दबोच लिया है। यही वो बाज है जो आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जिसे बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है। बॉर्डर से इसे पकड़ा गया है। ट्रेंड बाज ये माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। सावल, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है और ये बताइएगा कि इस बाज को आज सुबह पकड़ा गया या फिर ये कल की घटना है? देखिए पल्लवी, भारत पाक सीमा के शाहगढ़ इलाका में बिछिया छोर के एरिया में बीएसएफ जैसलमेर सेक्टर साउथ डाबला की बटालियन के जवानों द्वारा एक शिकारी पाकिस्तान ट्रेड फाल्कन बाज को पकड़ा है। वो पाक सीमा से उड़कर ये भारत में आया है। उसको
कल की देर की घटना बताई जा रही है। वन विभाग को इन्होंने सुपर्द किया, पुलिस को भी सूचना की। पिछले बार कबूतर उड़ के भी आए थे। लगातार पाकिस्तान की ओर से कबूतर बाज को भेजने का सिलसिला जारी है। जी हाँ, तो जांच अभी कहां तक पहुंची है? बताया जा रहा है कि कोई ट्रांसमीटर एंटीना तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर लगा नहीं था, तो आगे जांच कैसे होगी? देखिए पल्लवी, जो बीएसएफ के जवान हैं, जो इन्होंने जो बाज को पकड़ा है, और पुलिस और डीएनपी, वन विभाग की डीएनपी को सुपुर्द किया है। लगातार एजेंसियां इस मामले को लेकर जांच में जुट गई। जी, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है कि बाज के ऊपर किसी तरीके की कोई चिप वगैरह लगी हो? तो देखिए अभी तक ऐसी जानकारी न आ पाई है, लेकिन लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। बाज को लेकर क्या स्थिति है, कहां से है, क्या डिटेल्स है, उसको खंगालने का लगातार सुरक्षा एजेंसियां प्रयास कर रही है। जी पल, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा सावल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और झुंझुनू से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। खेतड़ी में किसान सम्मेलन हुआ है। खेतड़ी के रामकुमारपुरा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम पूरी तरीके से बना दिया गया, प्रस्तावित है उनका। खेतड़ी के रामकुमारपुरा में बताया जा रहा है कि किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे और इसके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर किसानों को साधने के लिए बताते चले किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसमें डिप्टी सीएम भी शामिल होंगी। बूंदी का रुख करेंगे। आज बूंदी दौरे पर रहेंगे ओम बिरला। नरसिंह आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। स्थानीय और प्रबुद्ध जनों से वो संवाद करेंगे। स्पीकर ओम बिरला भाजपा कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बूंदी दौरे पर रहने वाले हैं ओम बिरला। बताते चलें कि वो स्थानीय लोगों के साथ साथ जो प्रबुद्ध जन होंगे उनसे भी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। नरसिंह आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें ओम बिरला पहुंचेंगे। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन जुटाने आए सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान मेरी कर्म भूमि है। सचिन पायलट ने राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बताते हुए कहा कि मैं थासू दूर कोनी। मीडिया कर्मियों ने जब उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने और राजस्थान से दूर करने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि पार्टी में अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्वों पर काम करने का मौका मिला। राजस्थान हमारी कर्म भूमि रही है। तो राज्य राजस्थान ही है, जहाँ प्रचार कर रहे हैं राजस्थान है। देखिए अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मुझे से पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थासू दूर कोनी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे राजस्थान के लोगों की सेवा करते हैं। जयपुर